हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रमिक्स में हम 5 सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एंड पर्टिकुलरली करंट अफेयर बेस्ड, कि पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स हैं, उन्हीं से ये सवाल यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि आपका वैल्यू एडिशन भी यहाँ पर हो सके और अगर आपने पहले ही पढ़ रखा है तो एक तरीके से रिवीजन यहाँ पर हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2024 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया जा चुका है। बैच 1 भी चल रहा है, बैच 2 भी इस महीने से यहाँ पर शुरू किया गया है। हिस्ट्री की क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं, लाइव क्लासेस का एक्सेस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। बोनस के तौर पर स्पेशल क्लासेस आपकी यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी, एफएलटीज, प्रैक्टिस टेस्ट, मेंटरशिप भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो एक तरीके का होलिस्टिक एक कोर्स यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके एंड डेफिनेटली आप इस कोर्स में एनरोल करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए डिटेल्स। टोल फ्री नंबर आपके सामने है, कोई भी क्वेरी रहे हम आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहां बात हो रही है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कमीशन। पहले में कह रहे हैं जो कोडेक्स है करंटली हैज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ओनली फॉर सरगम एंड पर्ल मिलेट अमंग द मिलेट्स। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया अभी भी इस पर्टिकुलर कमीशन का मेंबर यहां नहीं बना है। तो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है जी, लैटिन में से हम कहते हैं कि फूड कोड एक तरीके से, ठीक, किस तरीके की फूड क्वालिटी मेंटेन की जा रही है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यहां पर एक तरीके का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहां पर सेट करता है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड वहां पर फॉलो भी की जाती हैं। तो करंटली अगर हम कोडेक्स की बात करें ना, तो जितने भी मिलेट्स करंटली प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें से सिर्फ 2 ही मिलेट्स हैं, सरगम एंड पर्ल मिलेट, जिनके लिए उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वहां पर सेट कर रखे हैं, ठीक है। बट इंडिया ने यहां जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं मिलेट्स के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा सराहना की गई, ठीक है। काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में भी देखने को मिला, न्यूज में भी इस चीज की बात की गई थी। एफएसएसएआई के जो सीईओ थे वो भी वहां पर गए थे भैया, उन्हें भी वहां पर बड़ा सराहनीय तरीके से बात की गई कि भाई आपने काफी अच्छा यहां पर काम कर रहे हैं और आपके द्वारा जो इनपुट्स यहां पर दी गई हैं कि ग्लोबल लेवल पे इस प्रकार के क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए मिलेट्स के लिए, वो भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड इंडिया यहां पर ऑलरेडी इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मेंबर पहले से है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, जिसके हिसाब से ए ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उस तरीके से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और जो इंडिया का जो आपका रिसेंटली फ्रेम किया कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप स्टैंडर्ड्स फॉर 15 टाइप्स ऑफ फिलेट्स, ठीक है जी, स्पेसिफाइंग जिनमें आपके 8 क्वालिटी पैरामीटर्स रखे जाएंगे। तो कौन से 8 क्वालिटी पैरामीटर्स है वो यहां पर मेंशन किए गए हैं, बट करंटली कोडेक्स में आपके सिर्फ 2 ही मिलेट्स कवर होते हैं, ठीक है। तो कोडेक्स इस तरीके से एक कमीशन यहां पर स्थापित किया गया। चलिए, तो उससे रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो आपको यहां पर दे दी गई है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ज्वाइंटली इसकी स्थापना की गई थी बाय द एफएओ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 63 में और इंडिया इसका मेंबर 64 में यहां पर बन गया था, राइट। तो आई होप यहां पर सभी चीजें आपको समझ में आ गई हों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डीएसआईबीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बट अभी जीएसआईबीज क्या है समझिए। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं टू बी प्रिसाइज। पहले में कह रहे हैं ये आपके वो बैंक्स हैं विच आर डीम्ड टू बी ऑफ सच इंपॉर्टेंस कि अगर उनका फेलियर हो जाए ना तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर खतरा आ सकता है। एचडीएफसी अकेला एक इंडियन बैंक है जो कि इस लिस्ट में है। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि जो बैंक्स आपके इवेल्युएट किए जाते हैं दे आर इवेल्युएटेड यूजिंग द मेथोडोलॉजी जो कि डिजाइन की गई है बाय द फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए कितनी स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर जीएसआईबीज यहां पर करेक्ट है। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है ना, सिर्फ वही यहां पर करेक्ट है। अभी भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम से क्लियर हो रहा है ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, तो इजीली हम ए ऑप्शन तो यहां पर कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकती है, हो क्या सकती है कि काफी हद तक ये डिफाइन कर रहा है कि जीएसआईबीज क्या चीज है, ठीक है, कि डेफिनेटली उस प्रकार से जो ओवरऑल जो हमारा ग्लोबल लेवल का बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें कोई खतरा ना आए, उसमें कोई दिक्कतें ना आए। तो इसलिए आपके जीएसआईबीज की एक लिस्ट मेंटेन की गई है कि भैया इन बैंक्स को थोड़ा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, इनके ऊपर उस प्रकार से सुपरविजन रखना है, राइट। तो अभी भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंडियन कोई भी बैंक इंक्लूड नहीं किया गया है और ना ही
ये जो पर्टिकुलर बैंक्स हैं इवेल्युएट किए जाते हैं यूजिंग द मेथोडोलॉजी जो कि फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा डिजाइन की गई है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, उसके हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तब यहां पर चीज जो ध्यान रखने वाली है कि मेथोडोलॉजी कौन सी है, तो भैया बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन द्वारा जो एक मेथोडोलॉजी डिजाइन की गई है उसके हिसाब से यहां पर इनकी रिकॉग्निशन की जाती है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड पब्लिश करता है इनकी लिस्ट। तो रिसेंटली 2023 की लिस्ट यहां पर पब्लिश की गई है जिसमें से क्रेडिट स्विस, यूनियन क्रेडिट, ये जो आपके इंपॉर्टेंट और बड़े बैंक्स देखने को मिलते थे इन्हें इस लिस्ट से यहां पर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका नंबर था जीएसआईबीस का वो 30 से अब 29 यहां पर हो चुका है क्योंकि वन बैंक यहां पर ऐड कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो कोई भी इंडियन बैंक इस लिस्ट में अभी करंटली नहीं है। अगेन आई विल रिपीट कि बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है उनके हिसाब से, उनकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से यहां पर यह सेट किया जाता है कि भाई किन बैंक्स को इस लिस्ट में डालना है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भैया कितना कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। रिजॉल्वेबिलिटी है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर रहेगा। क्रेडिट ग्रोथ किस प्रकार की देखने को मिल रही है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से असेसमेंट की जाती है, फिर जीएसआईबीस की लिस्ट में उन्हें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज आपको हायर कैपिटल बफर, टोटल लॉस अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, रिजॉल्वेबिलिटी, सुपरविजरी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसी हैं। सिमिलर लाइंस पे आरबीआई क्या मेंटेन करता है, डीएसआईबीस। तो कौन से वो बैंक्स हैं जो कि हमारे डीएसआईबीस की लिस्ट में इंक्लूडेड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आपके लिए होमवर्क क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में बात की जा रही है ना, ये बताइए भैया है कहां पर इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है जी, तो आई होप ये एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर आपको क्लियर होगी हो। ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड सवाल था, पता होना चाहिए इन चीजों का भी कि क्या कोई इंडियन बैंक इस प्रकार की ग्लोबल रिकॉग्निशन में आया नहीं, बट अभी तक नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सी कैसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टर्म जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले में कह रहे हैं ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना ही ये इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, ना ही ये कैपिटल रिटर्न करते हैं। सेकंड में कह रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यूज किए जाते हैं ताकि मनी डोनेट किया जा सके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि आपके लिस्टेड हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। थर्ड में यहां पर बात रखा जा रहा है कि मिनिमम जो एप्लीकेशन साइज है कि यदि आपको इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक इश्यूएंस ऑफ दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपका 10,000 रुपए है इंडिया में। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यदि आपको लगता है इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो डी ऑप्शन यहां पर आप मार्क कर सकते हैं। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स ये हाईलाइट में कब आए, जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात यहां पर रखी गई कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा आपका स्टॉक एक्सचेंज यहां पर क्रिएट किया जा रहा है जहां पर आप इस प्रकार की डोनेशंस कर सकते हैं इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब आप कहेंगे कि सर इजी तो है, किसी आसपास घर के पास के किसी ऐसे एनजीओ को वहां पर देख लीजिए, उन्हें पैसा दे दीजिए, ठीक है, चेक काट के दे दीजिए, आप जो भी अपना डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उनसे रिसीट वहां पर ले लीजिए और अपना जो भी टैक्स बेनिफिट्स हैं आप उनको वहां पर अवेल कर लीजिए। बट कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इशू देखा गया अमंग दीज काइंड ऑफ एनपीओस कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो फंड्स किस तरीके से वहां पर यूज किए जा रहे हैं। तो सिंस एक एक्सचेंज जब यहां पर क्रिएट कर दी गई सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, तो डेफिनेटली जितनी भी एंटिटीज, ठीक है, रिसेंटली एक आपका एनपीओ है जिन्होंने खुद को लिस्ट किया है यहां पर, ठीक है, पहला ऐसा एनपीओ यहां पर आ चुका है जिन्होंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट किया है, पता है तो उसका नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एंटिटीज जो आपके ऐसी एनपीओस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके की जो आपके एनजीओस के तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये खुद को एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे तो पूरी ऑडिटिंग प्रोसेस से इन्हें गो थ्रू करना पड़ेगा। एंड जितने भी इन्वेस्टर्स इन एनपीओस को पैसा देंगे इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, जो कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए, तो उन सभी इन्वेस्टर्स को या उन सभी डोनेटर्स को एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये पैसा कहां यूज किया जा रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड करेक्ट हैं। रिसेंटली जो इसका मिनिमम एप्लीकेशन साइज था वो रिड्यूस करके 10,000 रुपए यहां पर कर दिया गया था ताकि थोड़ा और इसे एनकरेज किया जा सके, इसमें और लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जिसके हिसाब से डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो रिसेंटली सेबी ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की है इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ताकि फंड रेजिंग को थोड़ा और यहां पर बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें आपके ये ZP जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। अभी जो नाम है ना जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, एक तरीके से डेट फाइनेंसिंग के तरीके से ही इसे यूज किया जा रहा है कि भाई साहब आपका वो बॉन्ड है, बॉन्ड के तरीके से यूज किया गया है इसे कि बेसिकली ये इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, यहां पर ये आपके एनपीओस इन बॉन्ड्स को इशू करेंगे इस प्रकार की सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर। अब जो इन बॉन्ड्स को यहां पर खरीदेगा उसका क्या मतलब है कि भैया उसको ना ही कोई एनुअल कूपन पेमेंट मिलेगी, वो भी जीरो रहेगी। जीरो प्रिंसिपल माने कि भैया कोई फेस वैल्यू नहीं है उस
पर्टिकुलर बॉन्ड की, या मिनिमम ₹1 यहां पर फेस वैल्यू रख दी जाएगी, जो कि 1 साल बाद फिर अगेन ₹0 हो जाएगी। तो एक तरीके से यहां पर क्या हुआ कि बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है, बट उनका एनुअल कूपन पेमेंट भी 0 है एंड फेस वैल्यू भी आफ्टरवर्ड 0 वहां पर हो जाएगी। तो वो इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन यहां पर किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स यहां पर बना देगा, बट टू इंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी इन सच काइंड ऑफ डोनेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि यहां पर लिया जाना था। तो इस केस में 2 लाख का पहले आपका मिनिमम एप्लीकेशन साइज रखा गया था, जिसे अब रिड्यूस करके 10,000 यहां पर कर दिया गया है कि यदि आपको इस प्रकार के बॉन्ड्स यहां पर खरीदने हैं, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली बॉन्ड्स इन्हें यहां पर नहीं कहूंगा, बट जो मेथडोलॉजी है इन इंस्ट्रूमेंट्स की वो बॉन्ड से मिलती जुलती है, ठीक है। तो आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मिनिमम 10,000 का आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एमपीसी मीटिंग रिसेंटली भैया दिसंबर के महीने में हुई है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस, इट मींस रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन द सिस्टम, ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। सेकंड कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के दौरान हाई एफपीआई इनफ्लोज अगर देखे जाए, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हाई एफपीआई इनफ्लोज, इट माइट लीड टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सा सेकंड स्टेटमेंट आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बल्कि दोनों स्टेटमेंट आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो भैया विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस का मतलब यही, अकोमोडेशन स्टांस का मतलब क्या है कि भैया उस प्रकार से थोड़ा ग्रोथ लाने की कोशिश की जा रही है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विड्रॉल का मतलब क्या है कि हम मनी सप्लाई यहां पर रिड्यूस कर रहे हैं, टाइटनिंग हो रही है यहां पर धीरे धीरे मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। तो अभी भी आरबीआई ने, ठीक है, 6.5% का रेपो रेट हमें बहुत समय से यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अगेन दिसंबर की मीटिंग में भी यही डिसाइड किया गया 5-1 की वोट्स के हिसाब से कि भैया ये 6% का रेपो रेट अभी भी हम यहां पर मेंटेन करेंगे। कारण क्या है कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन अभी भी देखने को मिल रही है, कि फूड प्राइसेस में अभी भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अनियन का ही उठा लो भाई, ठीक है, अभी भी हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ रीजन्स में ₹100 किलो से भी ऊपर वहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट चेंज की वजह से और अनसीजनल रेनफॉल्स की वजह से इस मॉनसून में बहुत सारा क्रॉप लॉस भी हुआ है, तो शायद आने वाले समय में और इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ सकती है। तो इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इस चीज के ऊपर बात रखेगी कि अभी भी हम इस चीज को मेंटेन करेंगे, रेपो रेट अभी कम करने की बात नहीं आई है, अभी भी जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड है। तो उस बैलेंस को मेंटेन रखते हुए 6.5 ही रेपो रेट यहां पर रहेगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहां पर क्लियर होगी कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस माने कि वहां हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का अभी भी जो एक आइडिया है, जो अपना पर्सपेक्टिव है, वो यही है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी डेफिसिट यहां पर रखना है, ठीक है, कि कम से कम यहां पर डिमांड क्रिएट हो पाए, कि ज्यादा यहां पर डिमांड ना क्रिएट हो और इतनी भी कम ना हो कि भाई ग्रोथ ही ना हो पाए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहां पर देखने को मिला कि बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी है। अच्छा, सेकंड अब थोड़ा डायरेक्टली टेक्निकल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है कि इन्फ्लेशन के दौरान जब ऑलरेडी महंगाई देखने को मिल रही है, ठीक है, यदि उस दौरान यदि हाई एफपीआई इनफ्लोज हों कि बाहर से पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो रुपीज की डिमांड यहां पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगेन रुपीज की जब यहां पर डिमांड क्रिएट होगी तो उसकी वजह से रुपी एप्रिशिएट हो सकता है। उसकी एप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई थोड़ा बहुत पैसा जो रुपी है उसे रिलीज करेगा। याद करो वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का पूरा जो सिस्टम हमने पढ़ा था कि 2002-2004 में क्या हुआ था, ठीक है। बट अभी अगर वो चीज नहीं पड़ी है, आप हमारे कोर्सेज के साथ नहीं जुड़े, तो कोई बात नहीं, अभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मनी सप्लाई ज्यादा है। अब एफपीआई इनफ्लोज अगर बढ़ेंगे, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके यहां पर आएंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो रुपये की डिमांड यहां पर क्रिएट करेंगे कि भैया हमें भी रुपया चाहिए। आरबीआई को रुपये यहां पर रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो रुपये एप्रिशिएट कर जाएगा अगर लिमिटेड अवेलेबिलिटी रही। एप्रिशिएट कर जाता है अगर रुपये, तो उस केस में एक्सपोर्टर्स को थोड़ा बहुत यहां पर नुकसान झेलना पड़ता है, तो उस केस में आरबीआई रुपये यहां पर रिलीज करेगा। जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और रुपये यहां पर बढ़ रहा है इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द एफपीआई इनफ्लोज, तो कहीं ना कहीं फिर सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहां पर कंडक्ट करने पड़ेंगे ताकि उस सरप्लस लिक्विडिटी को मार्केट या इकोनॉमी से बाहर निकाल सके, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट थी, आई होप आप इसको यहां पर सॉल्व कर पाए हो। तो उसके हिसाब से हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड उसी के चलते सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आर्टिकल रिसेंटली देखने को मिला इंडियन एक्सप्रेस में, उसी से पॉइंट आपको यहां पर दिए गए। अकोमोडेटिव स्टांस माने कि सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट आ सके। विड्रॉल का मतलब क्या है कि भाई हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन नहीं है कि आरबीआई जो सिस्टम में लिक्विडिटी है उसको स्लाइटली डेफिसिट में रखेगा, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से इंटरेस्ट रेट की ट्रांसमिशन भी हो, पॉलिसी रेट की ट्रांसमिशन भी यहां पर हो, ठीक है। जो आपका रेपो रेट है उसी के हिसाब से आपके लोन्स वहां पर
आगे दिए जाएं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड के रिडेम्पशंस भी होने। अब इस चीज का क्या मतलब है कि बहुत सारे जो सरकार ने बोरिंग्स की हैं, ठीक है, बाय द मींस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो उनको रिडीम करने का समय आ गया। तो जब रिडीम करना होगा तो कहीं ना कहीं हम क्या देखेंगे कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती हुई देखने को मिलेगी कि रिडेम्पशन करना है भैया, अब बॉन्ड वापस ले लेगी सरकार और उसके बदले में जो पैसा था वो यहां पर बॉन्ड होल्डर्स को यहां पर दे देगी। तो अगेन यहां पर मनी सप्लाई बढ़ सकती है एंड हाई एफपीआई इनफ्लोज की प्रोजेक्शन यहां पर देखने को मिल रही है। तो उस केस में आरबीआई को अपने टूल्स यहां पर यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ताकि इस सरप्लस एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व कर सके मार्केट से, ठीक है। तो वही बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक ऐसी स्कीम जो कि हमने शायद पहले भी 2 बार डिस्कस कर ली है, ठीक है, बट स्टिल कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड नया आता रहता है। सरकार ने कुछ नया डेटा यहां पर निकाला, कितने सारे आपके लोगों ने इस स्कीम के साथ खुद को एनरोल किया है। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी ऐसी की स्टेटमेंट है जो कि इससे रिलेटेड इनकरेक्ट है, ठीक है। थोड़ा बताइए, थोड़ा सोचिए और इसका आंसर कीजिए। पहले हम कह रहे हैं क्रेडिट सपोर्ट विद अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द स्कीम। सेकंड कह रहे हैं जो आपके एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के, वो एक्सक्लूडेड है स्कीम से। थर्ड में कह रहे हैं सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है, मतलब यहां पर केंद्रीय सरकार पूरा खर्चा कर रही है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत है। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। कंप्लीटली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये एमएसएमई की मिनिस्ट्री के अंतर्गत की जा रही है, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री आपकी एमएसएमई है, पर हाँ कहीं ना कहीं जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बट नोडल मिनिस्ट्री यहां पर आपकी एमएसएमई वाली है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपकी सी स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते कोई अपना नया एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस वहां पर शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको 2 ट्रांचेस में पहले 1 लाख तक का लोन मिलेगा, फिर 2 लाख तक का लोन मिलेगा और वो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा 5% का, ठीक है। तो बेसिक से पॉइंट्स आपको यहां पर दिए गए हैं, इनसे भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं क्या आउटले यहां पर रखा गया है, किस तरीके से यहां पर क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था ये इस स्कीम का वो ये था कि जो गुरु शिष्य की परंपरा और जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस है ट्रेडिशनल स्किल्स की बाय आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, जो कि इस प्रकार के वर्किंग विद देयर हैंड्स एंड टूल्स इस प्रकार का काम यहां पर कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर आर्टिसंस को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। और ज्यादा लोगों को इनके साथ यहां पर जोड़ा जा सके ताकि क्वालिटी भी इंप्रूव हो और जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनके द्वारा तैयार की जाती हैं उनकी रीच भी यहां पर बढ़ाई जा सके, मार्केट एक्सेसिबिलिटी यहां पर बढ़ाई जा सके। तो 2023 में स्कीम लॉन्च हुई है, 5 साल का पीरियड है, 13,000 करोड़ का यहां पर बजट रखा गया इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए और इसके चलते प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एज वेल एज IT कार्ड भी यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है कि जी हाँ आपके पास विश्वकर्मा स्कीम की यहां पर सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो उसमें आपका बेसिकली कोर्सेज यहां पर रखेंगे, बेसिक कोर्सेज आपके 4 से 5 दिन के हैं, एडवांस कोर्सेज 15 दिन के यहां पर रखे गए, स्टाइपेंड भी यहां पर दिया जा रहा है 500 रुपए का, ठीक है। तो ऐसी चीजें अपने नोट्स में कंपाइल्ड रखनी है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस स्कीम्स। चलिए, तो आई होप आज के जो 5 सवाल थे अच्छे से आपने अटेम्प्ट किए, जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई बेहतर से बेहतर तरीके से हम यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकें, आपको एक तरीके का फीडबैक दे सकें कि भाई किस लेवल का आपका यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहा है। एंड जैसे मैं पहले भी कहता हूँ इस इनिशिएटिव को 2 तरीके से देखना है, अगर पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो वैल्यूडेशन हो जाएगा। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।